Hey everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back to At Your Grown. Okay, sorry. अब आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। उसी में जो गवर्नमेंट का एक टाइप पढ़ा था हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसी का जो टाइप है उसके बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। हालांकि हम उस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें समझ चुके थे। इवन 100% मैं बोल सकती हूँ कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में समझ चुके थे। तो आज के वीडियो में हम सारी चीजें बोल सकते हैं कि हम रिवाइज करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट्स मीनिंग, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके बाद में इक्वालिटी एंड जस्टिस क्या होता है, ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर या आज का चैप्टर। हमें पता है एकदम 100 इयर्स के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इतने सारे जब चेंजेस हुए हैं, मतलब उस टाइम में जब हमने यूरोपियन डोमिनेंस के बारे में देखे, तो वो जैसे ही खत्म होता है, उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस खत्म होता है, तो जितनी भी वर्ड्स की कंट्री है, तो कोई किसी के साथ मर्ज था, कोई किसी के साथ में था, लेकिन अब जो भी सेपरेटेड था वो हर कोई हमारे वर्ल्ड मैप पे मतलब अब सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत सारे यूनियंस थे, उसमें से टूट करके कुछ कंट्रीज अलग अलग हो गई, सब कुछ एक साथ, मतलब जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था यूरोपियन कंट्रीज का वो हट करके फिर ये सारी जो है एक मैप के ऊपर, वर्ल्ड मैप के ऊपर इमर्ज्ड हो गई, अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि पहले किसी ना किसी के सहारे थी, मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज थी उसके अंदर थी, लेकिन अब ये सारी अलग अलग हो गई, चाहे हम एशिया की बात करें, यूरोप की करें या किसी और की भी करें। ठीक है, हम सिर्फ यूरोपियन नहीं ले सकते हैं। क्लियर। सपोज हम ये भी बोल सकते हैं कि हम हमारे ऊपर जब ब्रिटिशियर्स का चल रहा था, रूल था, तो जब ब्रिटिशियर्स हमें रन कर रहे थे या हमारे ऊपर मतलब गवर्न कर रहे थे, उसके बाद में फिर हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब हमें एक गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब जितनी भी कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, तो हर किसी ना किसी गवर्नमेंट जो टाइप है उसको अडॉप्ट किया। किसी ने मोनार्ची को किया, किसी ने डिक्टेटरशिप को किया, किसी ने डेमोक्रेसी को किया। मतलब कोई भी कंट्री, जब इतनी सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इतने सारे इंडिपेंडेंट नेशन है, तो हर किसी को अपने नेशन को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। और ये वाले जो बात है हम लास्ट वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है। हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बेसिक नीड्स के लिए, हमारी बहुत सारी नीड्स होती है। लाइक मतलब हमें रोड चाहिए, हमें रेलवे सर्विसेज चाहिए, जो भी टाइप की सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए हमें एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। और ये प्रोवाइड कौन कराता है हमें, मतलब जितनी भी हमारी सर्विसेज होती है तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट कराती है, राइट। तो हर एक कंट्री, क्योंकि अब सारी की सारी जो कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो इन्हें सबको हर किसी को एक गवर्नमेंट चाहिए अपने आप को रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जितनी कंट्रीज है, कंट्रीज अडॉप्टेड वन और द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी ने मोनार्ची को अडॉप्ट किया, सम डिक्टेटरशिप अडॉप्ट, सम इमर्ज्ड डिक्टेटरशिप, है ना, डिक्टेटरशिप। कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट ये किया, तो किसी ने डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उसको अडॉप्ट किया या उसको फॉलो किया। ठीक है, तो इन सब का तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हमारा मेन मुद्दा है डेमोक्रेसी को पढ़ने का। और डेमोक्रेसी जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुका था, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस वीडियो में या इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड है, बट फिर भी हम करेंगे। जो डाउट्स वहां रह गए थे हम वो डाउट्स यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इन सारे को फिर से अगेन समझा दूं। तो मोनार्ची में क्या होता है कि एक किंग और एक क्वीन जो है वो रूल करते हैं। यहाँ पर यही भगवान है। ठीक है, इनके कहे हुए हर शब्द जो है वो लॉ बन जाते हैं। ये जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, उसी हिसाब से इनकी गवर्नमेंट चलेंगी। यहाँ पर मतलब कोई अपनी पर्सनल गवर्नमेंट है, किसी के लिए नहीं है। डिक्टेटरशिप में देखें हम, तो यहाँ पर होता है कि एक पर्सन जो है वो यहाँ पे गवर्न करता है, उसके लिए ये सारे लोग जो है ना, इनको कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। ठीक है, ये जो बोल दे, जिस तरीके से इन्हें डिक्टेट कर दे उसी तरीके से ये करेगा। और आपको सबसे बड़ा डिक्टेटर पता ही होगा कौन था, हिटलर था, जिसके बारे में हर किसी ने पढ़ रखा हुआ है।
ठीक है। इवन हम टॉन्ट में भी आज उसको यूज करते हैं कि भाई तुम तो बड़े हिटलर हो, क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डिक्टेट करते हो, बहुत ज्यादा ऑर्डर देते हो, बहुत ज्यादा क्रूर हो, शासक हो। ठीक है। और एक होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से मतलब नॉर्मल वाली एक डेफिनेशन बता दूं कि डेमोक्रेसी ये होती है जहां पे इंडिविजुअल्स या जो पॉपुलेशन होती है अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करती है। ठीक है। किस बिहाफ पे? मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज करती है, और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एज अ गवर्नमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलो डिटेल में आ जाते हैं कि भाई व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। अब बात तो ये चल रही है क्योंकि हमें यही पढ़ना है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, हमने लास्ट इसमें भी देखा था कि डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई होती है। पहला मतलब ये जो ग्रीक वर्ड है, और ये जो ग्रीक वर्ड है ये दो वर्ड्स में टूट जाता है, एक डेमोस एंड सेकेंड वर्ड इन इज क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर, मतलब पावर ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल्स में इतना पावर है कि वो आपकी गवर्नमेंट बना भी सकती है और आपकी गवर्नमेंट को तोड़ भी सकती है। अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल। मतलब वो तरीका, मतलब वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो है, मतलब जहां पे जो गवर्निंग पार्टी जो गवर्न कर रही है वो कौन है? डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पावर। वो डिपेंड्स है विल ऑफ द पीपल्स पे, सॉरी, विल ऑफ द पीपल के ऊपर। अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो है जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हो, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये वाला मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको कि देखो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पीपल, गवर्नमेंट के द्वारा पीपल, और गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार डेमोक्रेटिक सिस्टम समझा दूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है, या हम इसको क्यों सोच रहे हैं। सपोज बहुत सारी ये पब्लिक है, ठीक है, ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ ये बहुत सारी पब्लिक है। ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या किया, कुछ लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया और कुछ लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया कि हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों हमें बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। अब हमारे पास इतने सारे लोगों के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक इसे रोड बनाना है, इसे नल लगवाना है, इसे स्कूल बनवाना है, इसे अस्पताल खुलवाना है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब इन सब ग्रुप में ना हमें ऐसा लगता है किसी को कि ये भाई बहुत अच्छे से लीडर बन सकता है, और किसी को लगता है ये लीडर बन सकता है। तो इन दोनों लीडर्स जो है इसको खड़ा कर दिया जाता है, और इसमें से इलेक्शन होते हैं, दोनों में से कौन हमें बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या होता है कि इलेक्शंस जब होते हैं तो जिसको ज्यादा मेजॉरिटी दी जाती है, मिलती है, मतलब जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ज्यादा लोग चूज करते हैं, तो ये वाला जो इंसान है ये बन जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, राइट। मतलब इसको मेजॉरिटी मिलती है, ये जीत जाता है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। और जब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जीत जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इतने सारे लोगों के मुद्दे अब एक अकेला कौन उठाएगा? ये मतलब ये अब आता है गवर्नमेंट में, बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, स्टेट गवर्नमेंट में आया, तो ये आके हमारे मुद्दों को रखेगा कि भाई मैं जिन लोगों से आया हूँ, जिन लोगों के बीच में से आया हूँ, तो दे वांट हॉस्पिटल, दे वांट वाटर फैसिलिटी, रोड, रेलवेज, व्हाटएवर दे वांट, राइट। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। देखो बाय ऑफ द पीपल क्यों, देखो ऑफ द पीपल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट जो है वो इसी में से एक इंसान उठ करके गया है, राइट। इसी में से इतने सारे लोग थे, इसी में से एक इंसान उठा और एक गवर्नमेंट में आया। बाय द पीपल क्यों? क्योंकि ये दूसरे लोगों द्वारा ही, मतलब जो बाकी के जो और लोग हैं इनके द्वारा चूज करके आया है। ठीक है। कोई अलग से दूसरे ग्रह से हमने उठा के कोई दूसरे मतलब नहीं लेकर के आए थे, है ना। फिर उसके बाद में फॉर द पीपल, अब ये किसके लिए काम करेगा? वो इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जिन्हें इसे चूज किया है। ठीक है। कोई दूसरे एलियंस के लिए नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए ये हुआ कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। चलो इनका जो महाशय का कहने का मतलब था वो तो हम समझ चुके हैं। अब जो गवर्नेंस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द कंट्री इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लाइन तो मैंने आपको समझा थी कि किस तरीके से जो पीपल है, इंडिविजुअल है, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, अपना जो गवर्नमेंट है वो चूज करते हैं, एक ग्रुप, ठीक है, एक जो पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु आर
आर इलेक्टेड, तो जो गवर्नमेंट होती है तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सारे जो है नॉर्मल पीपल जो पॉपुलेशन है इसी के बीच में से इलेक्ट होकर के जाते हैं, और ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जो कि कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे हर किसी को राइट होता है फ्रीडम टू वोट, ठीक है। UFA हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट इसमें, है ना, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें हर किसी को राइट टू वोट है, हर कोई वोट दे सकता है। पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि सारे फाइट करके हर किसी को मतलब वोट देने का अधिकार मिल चुका था। तो बस द गवर्नेंस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो गवर्नमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, अब ये भी जरूरी, ऐसा नहीं कि ये लोग जो पीपल उठ करके आ गए हैं, लोग ग्रुप ऑफ पीपल, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर ले। तो हमने बताया था कि जो सुप्रीम लॉ होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ही काम करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन है कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगी, उनके क्या रोल होंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर का रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है इन गवर्नमेंट, CM का क्या है, चीफ मिनिस्टर का क्या है, और जो अदर मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो हर किसी की ड्यूटीज जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो कुछ ज्यादा जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स, ये सारी चीजों की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर चीज को बता देता है। Representative democracy is important since it helps the people to know their representative before electing them. People can't be expected to have the time or interest to make important and regular decisions. Hence, the representative democracy makes the elected leader accountable for the people's decision. अब हमने बताया कि लोग जो है हर कोई जो है उसमें इंटरेस्ट और टाइम नहीं है, जो मतलब पीपल कांट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द टाइम और इंटरेस्ट टू मेक इम्पॉर्टेंट एंड रेगुलर डिसीजंस। ये बात हो गई कि हर एक इंसान के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन में इंटरेस्ट ले और उसके पास टाइम हो कि वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसके लिए, ठीक है। तो अब इसी मतलब प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या किया गया कि आपके ग्रुप में से भाई आप एक इंसान को भेज दो जो आपके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में से वो एक इंसान उठ करके जाता है, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ कि वो हमें रिप्रेजेंटेट कर रहा है, वो हमारे थॉट्स रख रहा है, वो हमारे डिजायर्स रख रहा है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो अब जब वो इंसान आपके वजह से जा रहा है, क्योंकि आपने उसे चूज किया है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए अकाउंटेबल होगा, वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो इलेक्टेड लीडर है वो आपके मतलब जो पीपल्स डिसीजन है तो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आप जब चाहे अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसे हटा सकते हैं, क्लियर। मतलब थ्रो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप उसे हटा भी सकते हैं। अब सेम को हम एक स्पेशल टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, चीजों को, पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब पीपल का पार्टिसिपेशन क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पीपल्स ही नहीं हुए या पॉपुलेशन जनता ही नहीं हुई तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है उनका वो ये है कि वो इलेक्शन दे रहे हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री तब तक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कही जा सकती कि जब तक के उसमें हर एक इंसान खुद वोट न दे, तब तक वो अगर उसको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएंगी। तो इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल्स का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन ही वही है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट impedes citizen control over administration and public influence on public administration। अब देखो जो पब्लिक है तो उसका कंट्रोल या जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस है ना, मतलब प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें पार्टिसिपेशन का मतलब है। और हमने एक बात पहले क्लियर कर दी है कि भैया पब्लिक के पास में इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं है कि वो हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। तो वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? वो पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन किया, उन्होंने अपना इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है, उन्होंने एक सर्टेन पीरियड के लिए चूज किया। हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5 इयर्स के लिए होती है,
बाहर किसी एरिया मतलब यूके में देखे तो वहां पर 4 इयर्स की है। तो इस 5 साल के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि 5 साल तक के ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके काम बनवाएंगे। अगर आपकी नाली बनवानी है, रोड बनवाना है, स्कूल है, जो भी चीजें हैं, तो इसके थ्रू आप गवर्नमेंट में रह सकते हो। अब बिकॉज इसको आपने लेके गए हैं तो ये आपके लिए अकाउंटेबल होंगे। आप इनकी एक्टिविटीज को वॉच कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिला है, हम इनकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर हमें इनका काम पसंद नहीं आता है तो हम इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आजकल होता है ना कि बहुत सारे धरने होते हैं, जैसे CAA आया था भाई, सबसे बड़ा धरना या प्रोटेस्ट जो है वो तो किसान बिल पे हुआ था, है ना, फॉरेस्ट बिल, सॉरी फार्मर बिल के ऊपर। क्योंकि लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने धरना रखा, उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने रैली निकाली। तो ये उनके अगेंस्ट अपना बता रहे थे कि भाई हम आपके काम से संतुष्ट नहीं हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका जो काम है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इससे खुश नहीं है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट जो आपने आपका रिप्रेजेंटेटिव आप चूज करते हो, तो पूरी जो गवर्नमेंट है भाई वो आप ही के रिप्रेजेंटेटिव है, आप ही ने वहां तक के पहुंचाया है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी खुद से जाकर के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने हैं, आपने उन्हें चूज किया है तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अदरवाइज वो वहां पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप उन्हें चूज नहीं करते, आप उन्हें इलेक्ट नहीं करते, उन्हें एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते, तो वो प्राइम मिनिस्टर होते ही नहीं, ठीक है। अगर आपको उनके काम पसंद नहीं आ रहे हैं, जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पीपल यूज वेरियस मेथड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग, धरना, डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक, रैली, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पर जो पीपल है वो मीडिया को भी अपनी आवाज बना सकती है। वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी चैनल्स, ये सारे जो है चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कीपिंग द गवर्नमेंट इन्फॉर्म अबाउट पीपल्स फ्लाइट, प्लेजर एंड न्यूज़पेपर displaces publish article against cases of corruption and injustice। तो जब भी ऐसी चीजें होती है तो यहाँ पर ये सारे जो मीडिया होती है ये सारे अपने आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इनके खिलाफ कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ये बात होती है कि आपको राइट टू फ्रीडम है, आपको आज़ादी दी जाती है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को। आपको पता होगा हमारे पास हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स भी है, क्लियर। तो आपको पूरी आजादी है भाई। चलो राइट टू फ्रीडम पे आ ही गए, तो राइट टू फ्रीडम में आपको कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है। आपको अपनी बातें रखने की फ्रीडम मिलती है, आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने काम बनवाने की है, आप मतलब सारी चीजों की जो फ्रीडम्स होती है वो सारी अभी हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब फ्रीडम में चलो सबसे पहला पॉइंट तो वही आ गया, तो वही पढ़ लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब राइट टू फ्रीडम रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, मूवमेंट, रिलीजन, मतलब आप अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी स्पीच दे सकते हो, मूवमेंट्स की आपको आजादी है। जैसे कि जो हमने UAF में पढ़ा था कि वहां पर जो फीमेल्स हैं उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, राइट, 1848 ऑलमोस्ट इन ब्रिटेन, आई थिंक, ओके। तो ये मूवमेंट्स की भी आजादी है, आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो। दीज फ्रीडम आर गिवन टू सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात की परमिशन देता है। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो भाई आपकी ये फ्रीडम है, इसलिए आए दिन कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, और इस पे वाद विवाद भी होते हैं कि इस लीडर ने ये कह दिया, उस नेता ने ऐसा कह दिया, ये हो गया वो हो गया, जिसके साइड इफेक्ट भी हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। इंडिया जो है वो हमें पता है बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके बारे में बात तो करते हैं कि इंडिया जो है बेस्ट एग्जांपल है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और हमारे यहाँ पर जो सिटीजन्स की जो फ्रीडम है, जो राइट ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी गारंटी कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो भी फ्रीडम्स मिलती है वो रिटर्न है, और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। आर्टिकल 32 जो है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जो आप बताता है कि आपको इतनी फ्रीडम मिली है, क्लियर।
In India, people are free to take any profession, move anywhere within the country, follow any religion of their choice, as well as express their views without any fear in public meeting or through media, newspaper, television, radio and films. हमारे इंडिया में ये हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। बस इसी सुविधा का फल है जो हम आए दिन टीवी, रेडियो चैनल या न्यूज में पढ़ते हैं कि इसने ये इसके ऊपर मतलब कमेंट कर दिया है, ये इसके ऊपर मतलब अपना क्या कहना चाहिए ओपिनियन रखा है, व्यू दे दिया है। तो इन सब के ऊपर आए दिन विवाद होते हैं, फाइट्स होते रहती है। तो ये बता दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बोलने से क्यों नहीं रोकते हैं। तो भाई ये हमारी फ्रीडम है, ये फ्रीडम दी जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने की फ्रीडम है। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूमें, आपको फ्रीडम है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी रिलीजन को ज्वाइन कर लीजिए, आप किसी को भी फॉलो करिए, आपको फ्रीडम है। हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन पब्लिक मीटिंग या मीडिया पर या न्यूज़पेपर पर या टेलीविजन पर। ठीक है, मीडिया पर जो आजकल टेलीविजन और मीडिया पे जो आजकल थॉट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, तो ये हम देख रहे हैं। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब भाई ये तो सबसे बड़ी समस्या है इंडिया में, जब इतने सारे लोग रह रहे हैं, रिसोल्यूशन। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स है, बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट है, बहुत सारे रिलीजन्स है, तो इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, वो अलग अलग क्लासेस से आते हैं, अलग अलग कास्ट से है, रिलीजन से है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना तो बनता ही बनता है। मतलब जब आप 10 तरीके के लोग एक साथ रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके माइंडसेट मैच हो, सबकी मेंटलिटी मैच हो, या सबकी जो आइडियोलॉजीज है जो वो फॉलो करते हैं वो मैच हो। ठीक है, जैसे हम स्कूल में देखते हैं तो स्कूल में तो ऐसा होता है कि भाई वहां पे हमें हमारा क्लास टीचर या हमारा प्रिंसिपल हमें कंट्रोल करता है, वहां पे हम किसी तरीके का कोई भेदभाव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि उस कंडीशन में आने ही नहीं देते। ठीक है, क्योंकि शायद हमारी कोई फ्रेंड मोमेडियन है, हम हिंदू है, या वो मतलब किसी भी चीज से हो सकता है, तो हम अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, हमारे अलग अलग माइंडसेट होते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होते हैं। अब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, अगर मान लो कि किसी एक रिलीजन का इंसान है, वो दूसरे रिलीजन के बारे में बोल रहा है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। ठीक है, किसी इंसान को ये पॉलिसी पसंद आई, किसी को वो नहीं आई, तो वहां कन्फ्लिक्ट होंगे। तो ऐसे बहुत मतलब जो कन्फ्लिक्ट्स के बेसिस है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, conflicts take place when people of different caste, religion, reason, economic background ठीक है disagree with each other and feel discriminated फील भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो SC ST OBC वाला बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, हमने फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, तो कई बार ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और टेंशन क्रिएट करती है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है इन द माइंड ऑफ पीपल्स, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम ये बन जाती है कि ये जो टेंशन, ये जो वायलेंट हो रहे हैं लोग, जो टेंशन क्रिएट हो रही है, जो इनसिक्योरिटी हो रही है, इन सब को हैंडल करना ही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में हैं, जहाँ पे इतने भांति भांति प्रकार के लोग मिलेंगे, तो आपको सबसे डील करना होगा। और आप सबसे पहले इस छोटे ग्रुप से उठे थे, फिर आपने इतने बड़े ग्रुप को डील किया, फिर आपको इन दोनों ग्रुप को मर्ज करके डील करना है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय इनिशिएटिंग डायलॉग विद द एग्रीव्ड ग्रुप ऑफ द पीपल। तो जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसकी पॉलिसीज है, जो भी उसके स्टेटमेंट्स हो, जो भी उसका काम हो, तो उसे इस टाइप के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। और अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं, डजंट मैटर कि वो कास्ट के वजह से हुए हैं, रीजन के वजह से हुए, या रिलीजन के वजह से हुए, या तो फिर उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बिहाफ पे वो क्रिएट हुए हैं, तो ये काम सॉल्व करने का होता है गवर्नमेंट का।
अब जरूरी नहीं कि लोगों के बीच में ही डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स स्टेट टू स्टेट भी होते हैं। हमने क्या बात की, रीजन्स के बीच में भी होते हैं। तो दो जो अलग अलग स्टेट्स होती है उनके बीच में भी होते हैं। सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट विच यूजुअली टेक प्लेस इन आवर सोसाइटी आर फॉलोज। देखो, रिलीजियस प्रोसेशन व्हेन टेक बाय अ पर्टिकुलर रूट मे नॉट बी लाइक्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन। जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, तो शायद मेरा जो माइंडसेट है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, जो आजकल आए दिन हो रहा है। ठीक है, कई लोग मतलब जय श्री राम और कई लोग कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि शायद मैं आपसे कन्विंस नहीं हो रही हूँ, मैं आपको मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, या आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कन्फ्लिक्ट और टेंशन जो है वो क्रिएट होते ही होते हैं। क्लियर? तो गवर्नमेंट का ये काम है कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाए रखे। ठीक है, अभी जैसे एक बुरखा वाले मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे कि ऐसी कोई भी घटना नहीं घटे। ठीक है, जो इतने सारे टेंशन हुए थे, तो गवर्नमेंट का वहां पर इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उसे कंट्रोल करे। उस लेवल तक के वो जो आंदोलन वगैरह चले थे, जो मूवमेंट्स हुए थे, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये ड्यूटी बनती है हमारी गवर्नमेंट की। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट यूजेस इट मशीनरी टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय कंसल्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज। अब गवर्नमेंट की कैसे होती है कि वो कंसल्ट करे उस रिप्रेजेंटेटिव से, कम्युनिटीज से, उसका सोल्यूशन निकाले कि भाई आप किस तरीके से इसको रिसॉल्व कर सकते हो, ये जो टेंशन है ये खत्म कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप्स में ही हो, ये स्टेट वाइज भी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक तमिलनाडु कर्नाटका का एक डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे इन दोनों जो स्टेट्स है, ठीक है, रिवर कावेरी जो है, इनके बीच में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि दोनों के बीच में कैसे वाटर जो है वो मतलब दोनों के बीच में किस तरीके से अमाउंट में बांटा जाए। तो ये वाले जो मैटर्स होते हैं, तो ये टेंशन कौन हैंडल करता है, मतलब मोर देन 2 स्टेट्स जो होते हैं, तो ये टेंशन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, use of river water is the constant source of tension between two or more state. There was a dispute over Kaveri river water involving द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका और जो तमिलनाडु है इनके बीच में कावेरी रिवर के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। तो अब इसके बीच में यहाँ पर कौन काम करेगा? अब देखो, यहाँ पर दोनों स्टेट है, तो वो दोनों कंक्लूजन पे नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कौन मदद करेगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आकर के इनके बीच में, या ये चाहे तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और इसके थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली और भी कई स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। अब हम आए इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर। तो भाई इक्वालिटी और जस्टिस एक्चुअल में क्या है? ठीक है, तो मैं इसे बता दूं कि इक्वालिटी हम बोलते हैं ना कि हमें एक इक्वल बैलेंस करना, मतलब हर किसी को, जैसे अभी हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, तो मेल और फीमेल को दोनों को ही इक्वल रखना। ठीक है, तो इसको हमने इक्वालिटी बोल दिया, तो यही जस्टिस हुआ। तो भाई इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो अगर हम डिफाइन करें तो वो डिफरेंट होता है, बट ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बोल सकते हैं। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो दोनों अलग अलग एक्चुअल में क्या है। देखो, इक्वालिटी जो होती है वो थोड़ी इकोनॉमिक ले सकते हैं, इकोनॉमिकली इक्वालिटी की सबको मतलब बराबर हो, और जस्टिस को हम सोशल जस्टिस के रूप में ले सकते हैं ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस अनलेस इट इज accompanied बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है कि हर एक इंसान को हम इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करें हमारे जो सिटीजन है उनके लिए। ठीक है, अब इकोनॉमी और जो जस्टिस है हम उसको सेपरेट नहीं ले सकते। इवन हम ये बोलेंगे कि ये एक कॉइन के दो साइड है, जिसको हम मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक को ही आप अचीव नहीं करे। ठीक है, जस्टिस कांट बी अचीव अनलेस द पीपल ट्रीटेड इक्वली। अगर आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे ना कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। हमें हर तरीके से जस्टिस चाहिए। जैसे हम अनटचेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, तो अनटचेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो शूद्र वर्ण था,
ठीक है। शूद्र वर्ण जो है वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस टाइम में हमने शुरुआत में पढ़ा कि उसे हम एज ए ऑक्यूपेशन उन्होंने ज्वाइन किया था और उस वर्ग को कह दिया था कि आप शूद्र है, राइट। लेकिन फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ, जो शूद्र है वो कास्ट बन गए और SC ST में डिवाइड होकर के फिर आगे क्या हुआ, आगे चलते चलते वहां पर कि वो है वो अनटचेबल बता दिए कि इन लोगों से छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम होती है वो रखी। तो नदी का पानी नहीं पीने देना, अपने सोशल गैदरिंग्स में उन्हें नहीं बुलाना, गेट टुगेदर्स में नहीं बुलाना, तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई। तो जब अनटचेबिलिटी होती है तो ये इक्वल तो नहीं है, मतलब सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो भी सिटीजन है। तो भाई आप जो है आपका काम है, आपकी ड्यूटी है कि आप सभी को इक्वली प्रेजेंट करें, सभी के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट करें कि आप किसी चीज इसको ये प्रोवाइड करा रहे हो तो उसे भी वो चीज प्रोवाइड करें। जैसे कि हम मैन और वुमेन में ये डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ठीक है। जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी बिहाफ पे तो हम क्या कहेंगे कि आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है। फिर उस इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो आपको जस्टिस तो मिलना ही चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो तो वहां पर आपको जस्टिस मिले। वो जस्टिस वो सोशल हो सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए आपको जस्टिस चाहिए तो वो सोशल हो गया। अगर आपको इकोनॉमिकली जस्टिस चाहिए वो, या पॉलिटिकल, कोई भी, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अश्योर, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अश्योर करता है कि हमारे साथ में सभी को, एवरी सिटीजन जितने भी है उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, उसे जस्टिस मिले, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, ठीक है। ऑल्सो अश्योर इट्स सिटीजन टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, जो स्टेटस की इक्वालिटी होती है वो दे, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स। हमने वुमेन वाले सेक्शन में ये बहुत ज्यादा देखा है, जो इंडिया की वुमेन है स्पेशली इंडिया में बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ उसके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्योंकि हमेशा यही सोचा है कि जो मैन है वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है, जो वुमेन है वो नहीं कर सकती। लेकिन आप भूल रहे हैं, हम वैदिक इरा में जब पढ़े तो जो अर्लियर वैदिक इरा थी या जो ऋग्वैदिक इरा थी, तो वहां पर वुमेन्स जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करती थी। जिस तरीके से मैन करता था उसी तरीके से वुमेन्स भी किया करती थी। हर एक जो रिलीजियस स्पिरिचुअल जो भी काम होते थे, जो भी एक्टिविटीज होती थी, वहां पर भी वो पार्टिसिपेट करती थी। उन्हें एजुकेशन का राइट था, हर एक तरीके के राइट्स उन्हें अवेलेबल थे, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेट क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो मैन है वो सोशल वर्क करने लगा बाहर का और जो वुमेन्स है वो हाउस होल्ड करने लगी। तो इसीलिए उनको क्या कर दिया कि भाई ये तो घर में रहती है, इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये घर की ही काम करती है, तो इसे शुरू से ही डिस्क्रिमिनेट किया गया, ठीक है। मतलब जब से उसका जन्म हुआ तब से ही, और इवन बहुत टाइम तक ही, इवन उन्हें राइट टू वोट भी नहीं था। वो तो एक मोमेंट आया और उसके बाद में इन्होंने अपना स्ट्रगल किया और उसके बाद में इन्हें राइट टू वोट जो है वो मिला। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रोविजन देता है, मतलब वुमेन प्रोटेस्ट के लिए भी, मतलब वुमेन्स के लिए भी इक्वल जो है इक्वालिटी रखता है, वुमेन्स के साथ जस्टिस रखने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। In India, the proportion of women a legislature has been very low. They deserve a better treatment in society. The constitution of our country contains several provisions to protect women along with other weaker section of the society. और ये जो weaker section है SC, ST, OBC जो इसमें add होते हैं. Special policies and laws have been made by the government to attain his goal. Opportunity have to be created for the people who were not at per due to historical end of social factor. It is in a democratic environment each and every individual count. जो एक एक इंडिविजुअल है, हर कोई, तो ये जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है उसमें हर कोई उसमें इन्वॉल्व होता है और सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। Treating them equally and looking after their interest is the basic requirement in a democracy, कि भाई उनको equally treatment किया जाए और उनके interest के according भी। It is essential that the people also have faith in the system of democracy. Issues and conflict, if any, should be peacefully resolved. Only then the democracy is able to function at its best. अगर कोई डेमोक्रेसी है वो तभी सक्सेसफुल कहलाएंगी या एक अच्छी डेमोक्रेसी हो सकती है कि जब हर एक इंसान का उसमें फेथ भी हो, ठीक है, आपको ट्रस्ट हो कि आपके साथ जस्टिस करेंगी या आपको इक्वालिटी देंगी, किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाएंगी।
ठीक है। अगर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, इश्यूज भी होते हैं, अगर उसे पीसफुली सॉल्व कर दिया जाए तो वो जो डेमोक्रेसी है उसका जो फंक्शन है वो अच्छा काम करती है, फंक्शन एट इट्स बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगी। तो गाइज इतना सब कुछ था डेमोक्रेसी के बारे में कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है वो काम करती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसको कैसे राइट्स मिलते हैं, कैसे कुछ लोगों ने अपने राइट्स को इसमें पाया है, जैसे वुमेन्स जो है उन्हें राइट नहीं था लेकिन फिर भी वुमेन्स ने अपनी जगह इसमें बनाई है। और हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है चाहे वो नारी हो या नर हो, मैन है, वुमन हो, एडल्ट हो, चाइल्ड हो या ओल्ड हो, कोई भी हो, हर किसी को इक्वली राइट मिलते हैं इन डेमोक्रेसी। और ये सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। राइट टू वोट जो है वो 18+ को ही मिलेगा, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन है, हर कोई इसमें एलिजिबल है, किसी को भी किसी भी बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते, हर किसी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, हर किसी के लिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस आर अवेलेबल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो इट इज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। थैंक यू।